नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 21 नवंबर 21 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर के आप नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और कोशिश करिए रेगुलर सेशन को फॉलो करिए, कोई भी सिंगल सेशन मिस नहीं करिए, क्योंकि करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवाती तूफान मिडली किस देश से टकराया है। तो मिडली दोस्तों किस देश से टकराया है, जो कि एक चक्रवाती तूफान है। और ये कहाँ पे उठा है, देखिए कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया दोस्तों, अगर कोई चक्रवाती तूफान है वो कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ये बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। और इसने किस देश को जो है प्रभावित किया है, किस देश से ये टकराया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस आपके सामने है, जिन्हें आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और जिन्हें आंसर नहीं पता है वो भी साथ ही साथ सेशन को ध्यान से देखिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है जब भी हम किसी जो है साइक्लोन की बात करते हैं दोस्तों, तो साइक्लोन से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट चीजें, पहली बात तो ये कहाँ पे उत्पन्न हुआ है, इसका ओरिजिन कहाँ पे था। दूसरा, इसका नाम जो है, इसका नाम किस देश के द्वारा दिया गया, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखिए, हमें ये तो पता चला कि मिडली जो है चक्रवाती तूफान है, जो हाल फिलहाल में भी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है और ये उत्तर पश्चिम और आसपास के क्षेत्र में जो है बना कम हवा वाला जो है उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने वाला ये चक्रवाती तूफान है। ठीक है, और इस चक्रवाती तूफान का नाम क्या है दोस्तों, मिडली, ध्यान रखिएगा। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया है, तो मालदीव के द्वारा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है तूफान दोस्तों, ये चटगांव जो है बंदरगाह, जो कि किसका है दोस्तों, बांग्लादेश का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश का बंदरगाह है। और ये यहाँ पे यहाँ पे दक्षिण पश्चिम में जो है लगभग 470 जो है किलोमीटर दूर केंद्रित था। इस तूफान के उत्तर पूर्व की ओर बढ़कर और तेज होने की आशंका है। ठीक है, इसका प्रभाव लगभग 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ठीक, आंधी की जो है गति से आंधी चल सकती है। और ये देखा जाए ये किस किस कहाँ पे जो है खतरे का जो है संकेत जारी किया गया, किन किन क्षेत्रों में, तो ये देखिए चटगांव, ये सब बांग्लादेश के क्षेत्र है। ये कॉक्स बाजार है, मोंगला है, पायरा बंदरगाह, यहाँ पे जो आसपास क्षेत्रों में ये 4 नंबर के खतरे के संकेत जारी किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ जो चक्रवाती जो तूफान है दोस्तों मिडली, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये बे ऑफ बंगाल में उठी थी और इंपॉर्टेंट क्या, मालदीव के द्वारा इसको जो है नाम दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में कौन सा देश एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरा है। तो कौन सा क्षेत्र है जो लोगों के, अन्य देशों के लिए एक पसंदीदा बाजार है। ठीक है, और एशिया प्रशांत क्षेत्र में कौन से देश है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दोस्तों करेक्ट आंसर इज जापान और भारत, ये दोनों ही जो देश हैं दोस्तों, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों ही देश जो है ये एशिया प्रशांत क्षेत्र में पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ठीक है, तो ये जो है रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया गया है, तो ये बैंक ऑफ अमेरिका है, बोफा। ठीक है, इसके द्वारा, ठीक है, हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसका नाम है फंड मैनेजर सर्वेक्षण। ठीक है, इस फंड मैनेजर सर्वेक्षण में जो है ये पाया गया कि जो जापान और भारत है, ये दो देश ऐसे हैं जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे पसंदीदा बाजार के रूप में उभरे हैं। ठीक है, ये जो फंड मैनेजर सर्वेक्षण था, इसमें ये पता चला कि 45% अधिक भार के साथ जापान, देखिए किस स्थान पे, शीर्ष स्थान पे जापान है। वहीं यहाँ पे जो है भारत का भार कितना, तो 25% के साथ भारत जो है दूसरे स्थान पे है। और वहीं पे इसके विपरीत देखा जाए थाईलैंड हो गया, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे ये बहुत ही कम आकर्षक क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे बाजार का आकर्षण बहुत ज्यादा कम है, ये माइनस में है। यहाँ पे शुद्ध जो है कम वजन आकर्षण के आंकड़े की बात करें तो 13%, देखिए 9% और ये 9, आप ये देख सकते हैं ये ऋणात्मक यानी कि माइनस में चल रहे हैं ये सब। ठीक है,
इनके क्षेत्र इतने जो है ये फंड मैनेजर जो है ये बोलते हैं कि इनका ओवरवेट देखा जाए तो ये माइनस में है और यहाँ पे जो है इतना ये अट्रैक्टिव मार्केट नहीं है। वहीं अगर पहले नंबर पे देखा जाए दोस्तों तो नेट ओवरवेट की बात करें तो जापान 45% है, इंडिया जो है 25% के साथ सेकेंड प्लेस पे है। वही थर्ड प्लेस पे देखा जाए दोस्तों तो इंडोनेशिया है जो कि 13% पे। ठीक है, ये देखिएगा, ध्यान जो है इसका रखिएगा। शीर्ष जो है 3 देश आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया था, फंड मैनेजर सर्वेक्षण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस देश ने 2023-24 यानी कि जो वित्तीय वर्ष है 2023-24 के रिकॉर्ड, ठीक है, 41,000 पेटेंट कराए हैं। तो लगभग एक रिकॉर्ड पेटेंट हुआ, 41,010 जो है पेटेंट कराए गए हैं। किस देश के द्वारा कराए गए, कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है दोस्तों। और ये करेक्ट आंसर देखिए और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत है। ठीक है, तो ये जो है ये बताया गया, ये जो रिपोर्ट बताई गई है ये वाणिज्य उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने ये बताया है कि भारतीय जो पेटेंट कार्यालय है दोस्तों, उसने जो है इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 15 नवंबर तक का डेटा जो है जारी किया गया है 2023 तक का। इसमें 41,010 पेटेंट जो है प्रदान किए, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। ठीक है, ये अब तक का बहुत अधिक डेटा है, ये अब तक का रिकॉर्ड डेटा है कि एक साल के अंदर, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंदर की बात करें तो भारत में जो है लगभग 41,000 पेटेंट जो है प्रदान किए गए हैं। ये भारतीय पेटेंट कार्यालय के द्वारा प्रदान किया गया डेटा है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्टेटमेंट दिया कि यह अपने आप में बहुत बड़ी एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। ठीक है, पेटेंट क्या होता है दोस्तों, तो सरकार द्वारा एक जो है विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है जो आविष्कारों को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरों को उसके आविष्कार का उपयोग करने, उत्पादन करने या बेचने से रोकने की अनुमति देता है। तो मान लीजिए किसी ने कोई भी इनोवेशन किया है, आविष्कार किया है, तो उसको जो है पेटेंट करा लेता है। अगर उसको गवर्नमेंट अगर क्या करती है कि एक विशेष अधिकार देती है। ठीक है, ये पेटेंट अधिकार दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई ये जो तुमने आविष्कार किया है इस पे अब सिर्फ तुम्हारा हक है, इसको अब कोई दूसरा ना बना सकता है, ना कोई इसका प्रोडक्शन कर सकता है और ना ही कोई इसे सेल कर सकता है। ठीक है, इस पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा अधिकार होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा निश्चित अवधि के लिए, कुछ ही समय के लिए ऐसा होता है। आविष्कारों को देखा जाए, आविष्कारों को यहाँ पे कारकों को पुराने आविष्कार को आगे के विकास के लिए पुनः जो है पेटेंट प्राप्त करने की भी अनुमति। मान लीजिए वो एक्सटेंड कराना चाहता है अपना टाइम पीरियड, तो उसको वो आगे बढ़ा सकता है। पेटेंट की अवधि अगर देखा जाए कितनी है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भारत में प्रत्येक पेटेंट की अवधि जो है जिस दिन से आपने पेटेंट आवेदन दाखिल किया उसकी तारीख से जो 20 वर्ष की होती है, फिर आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अधिनियम कौन सा है, तो पेटेंट अधिनियम जो है 1970 भारत की पेटेंटिंग प्रणाली को नियंत्रित करने वाला ये प्राथमिक कानून है। और ये लागू कब हुआ था दोस्तों, 1972 में लागू हुआ था। इसमें आगे चल करके जो है इसको जो है प्रतिस्थापित कर दिया दूसरे, तो 1911 में जो है भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम को इसने जो है पहला जो पेटेंट अधिनियम जो था 1911 जो भारतीय पेटेंट और डिजाइन अधिनियम था, उसको इसने जो है पेटेंट अधिनियम 1970 ने प्रतिस्थापित किया था। इसमें आगे चल करके संशोधन भी कई बार किया गया है। बाकी अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है इसने एक रिपोर्ट जारी किया था, उस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 2022 में भारतीयों द्वारा जो पेटेंट आवेदन है उसमें कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 31.6% की वृद्धि दर्ज किया गया है। किसके द्वारा, बताए गए आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हम इतने आविष्कार, इतने जो है इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जो ये रिपोर्ट अपने आप में गवाह है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कल जैसा कि आपको पता है, परसों की बात है, इंडिया विश्व कप हार गई। ठीक है, और ये अब काफी भारतीयों के लिए काफी दुखद का समय रहा। लोग इसको बहुत इमोशनली एक तरीके से लेते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, हार और जीत तो लगी रहती है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसी से रिलेटेड प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश 6ठी बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। तो कौन है भाई जिसने जो है लगातार यहाँ पे जो है इतने रिकॉर्ड टाइम जो 6ठी बार जो है खिताब जीता है दोस्तों, वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो फाइनल मैच जो खेला गया भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसमें भारत जो है उप विजेता रहा और ऑस्ट्रेलिया इसी के साथ जो है 6ठी बार जो है विश्व क्रिकेट कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच दोस्तों अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था और जो है मेजबान भारत था, ये जो है 6 विकेट से पराजित हो गया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है,
ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों यहाँ पे 43 ओवर में जो है 4 विकेट पर कितने रन का लक्ष्य रखा गया था। देखिए टॉस जो जीता था इसने जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, लेकिन इसने बॉलिंग का जो है चूज किया था, बॉलिंग करने का, और पहली जो बैटिंग किया भारत ने किया और भारत ने टोटल 241 रन बनाए। और इसको जो ये जो लक्ष्य था इसने मात्र 43 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने ये लक्ष्य पार कर लिया था, मात्र 4 विकेट पे, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं दोस्तों, ठीक है, ट्रेविस हेड, इन्होंने 137 रन बनाया। वही मार्सल लाबुशेन ने देखा जाए तो 58 रन बनाए। भारत के लिए जो है यहाँ पे जसप्रीत बुमराह ने जो है 2 विकेट लिए, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिए। और इससे पहले भारतीय टीम ने जो है देखिए कितना रन बनाए थे दोस्तों, तो यहाँ पे 240 रन बनाए थे 50 ओवर में। और यहाँ पे जो है बात करें, लोकेश राहुल ने 66 रन बनाए, विराट कोहली ने दोस्तों 54 रन बनाए, और जो रोहित शर्मा, ध्यान रखिएगा भारतीय टीम का कप्तान कौन थे दोस्तों, रोहित शर्मा थे, इन्होंने 47 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो मिशन मार्क ने 3 और जोश हेजबोल्ड ने, और जो कप्तान है ऑस्ट्रेलिया टीम के वो ध्यान रखिएगा दोस्तों पैट कमिंस है, इन्होंने 2-2 विकेट लिए। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विराट कोहली, जो एक भारतीय जो स्टार बल्लेबाज है दोस्तों विराट कोहली, इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया इस आईसीसी विश्व कप 2023 में, और इनको जो है खिताब मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। ये ध्यान रखिएगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता, विराट कोहली ने जीता है। और इन्होंने जो है टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा जो है रन बनाने का फिर जो है एक तरीके से उपलब्धि हासिल की, कितना 765 रन इन्होंने बनाया, जिसमें 3 जो है शतक भी दर्ज हैं। छठी बार जो है ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड कप 2023 का जो विजेता टीम बनी है दोस्तों, वो कौन बनी है, ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया बनी है, ठीक है। भारत जो था इसका मेजबान देश था, जो कि फाइनल में पहुंचकर फाइनल नहीं जीता, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जो कि दिवस से रिलेटेड है, कि बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस 2023 कब मनाया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये दिवस जो मनाया गया ये 18 नवंबर को मनाया गया। कौन सा, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। हर साल 18 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा, फिर से बोलिए, ठीक है। यहाँ पे वर्ल्ड डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ एंड हीलिंग फ्रॉम चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, एब्यूज एंड वायलेंस, ठीक है। यानी कि बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन यूएन जनरल असेंबली के द्वारा जो है इस दिवस की घोषणा की गई थी, और तब से ये दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो बाल यौन शोषण के जो आघात के लिए विश्व दृश्यता लाना है, और इस उम्मीद के साथ जो है सरकार इससे लड़ने की कार्यवाही करेगी, ठीक है। यहाँ पे WHO के द्वारा, WHO जो संस्था है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके द्वारा ये बताया जाता है कि हर साल जो है लाखों बच्चे यौन हिंसा का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 18 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योर डे मनाया, ठीक है। तो जो बच्चे समय से पहले जो है पैदा हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, ठीक है, विश्व में, और उनके परिवार जो उनसे संबंधित जो चिंताएं रहती है उसके प्रति, ठीक है, उनके परिवारों की चिंताओं के बारे में, उन बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल जो है 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योर डे मनाया जाता है। और ये नवंबर की बात करें दोस्तों तो पूरे नवंबर को जो है जागरूकता माह, ठीक है, समय पूर्वता जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिवस जो है दोस्तों 2008 में यूरोपीय मूल संगठनों के द्वारा जो है बनाया गया था, और तब से 2011 से जो है हर साल, ठीक है, 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योर डे के रूप में मनाया जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड प्री मैच्योर डे 2023 की इस बार ग्लोबल थीम क्या थी, ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल एक्शन बिग इम्पैक्ट, इमीडिएट स्किन टू स्किन केयर फॉर एवरी बेबी एंड एवरीवेयर, ठीक है। ये इस साल की थीम थी किसकी दोस्तों, वर्ल्ड प्री मैच्योर डे की। तो ये कुछ दिवस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 अभियान कहाँ शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जो है सिटीज 2.0, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिटीज 2.0 अभियान से कहाँ शुरू किया गया है, तो ये कहीं और नहीं दोस्तों बल्कि नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में शुरू किया गया है। तो सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी कि सिटीज 2.0 अभियान जो है शुरू किया गया है। यह अभियान दोस्तों नई दिल्ली में शुरू किया गया है,
और इसका उद्देश्य क्या है, तो शहर के जो स्तर पर सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं और एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। ठीक है, और ये राज्य स्तर पर जो जलवायु उन्मुख सुधार है उसको भी लागू करने का प्रयास करेगा ये अभियान। इसके अलावा क्या करेगा दोस्तों, तो ये संस्थाओं को मजबूत करेगा और राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रसार करेगा। और इस अभियान को जो किस वर्ष तक के लिए लॉन्च किया गया, तो 2023 से लेकर के 2027 तक के लिए इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और ये जो अभियान है, ठीक है, ये किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है, तो फ्रांसीसी विकास एजेंसी, यूरोपीय संघ और शहरी मामलों के जो राष्ट्रीय संस्थान है उसके द्वारा इस अभियान को शुरू किया है। और यहाँ पे जो इस अभियान का ध्यान रखेगा किसके द्वारा शुरू किया गया है भारत में, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, तो एक तरीके से ध्यान रखिएगा जो शहरों में अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रथाओं को, ठीक है, शहरों स्तर पे उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये अभियान शुरू किया गया है। सिटीज 2.0 अभियान नई दिल्ली से शुरू किया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है नियुक्ति से रिलेटेड है कि किसे विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसे जो है विशेष सुरक्षा समूह के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहा करिए। ठीक है, व्यूज को बढ़ाइए, लाइक्स को बढ़ाइए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ध्यान रखिएगा सी है, यानी कि आलोक शर्मा को। करेक्ट आंसर है सी, आलोक शर्मा को। तो यहाँ पे देखिए आप तस्वीर देख सकते हैं, ये देखिए 1991 के बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस अधिकारी रहे आलोक शर्मा, और इनको विशेष सुरक्षा समूह, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का क्या क्या है, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली जो है कैबिनेट नियुक्ति समिति के द्वारा जो है इनको एसपीजी प्रमुख के रूप में जो नियुक्ति की मंजूरी दी गई है, किसको, जो है आलोक शर्मा को। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा आलोक शर्मा वर्तमान में देखिए क्या है, तो एसपीजी के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में ये कार्यरत है, और ये कार्यभार जो है ग्रहण करने की तारीख से अगले निर्देश तक ये क्या रहेंगे, निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे एसपीजी के निदेशक के रूप में। दोस्तों एसपीजी है क्या, तो एक संघीय एजेंसी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन जो ग्रुप है ये एक संघीय एजेंसी है, और ये किन किन जो है सुरक्षा कामों को इनको सौंपा गया है, तो भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके जो निकटतम परिवार के सदस्यों के निकटतम सुरक्षा का काम जो इनको सौंपा गया है। और ये जो अपने अधिकार और शक्तियां किससे प्राप्त करते हैं, तो विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 1988 से जो है ये अपनी शक्तियां और अधिकार को प्राप्त करते हैं। और ये जो है समिति जो ये जो समूह बनाया गया था दोस्तों, ये बिरबल नाथ समिति बनी थी 1985, उसी की सिफारिश के आधार पे ये जो है समूह बना था। ये अधिनियम पास हुआ, उसके बाद जो है ये ग्रुप बना। ध्यान रखिएगा उस समय तो ये जो है प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके निकटतम परिवार के सदस्यों को जो सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया। अब ये सिर्फ वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि जो भी सिर्फ प्रधानमंत्री के पद पे रहेगा उनको जो है सुरक्षा प्रदान करेगा। वर्तमान में चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो सिर्फ उन्हीं को जो है एसपीजी सुरक्षा प्राप्त है। ठीक है, आगे संशोधन कर दिया गया। जब ये स्टार्ट हुआ था शुरू में, तो इसको जो है तब प्रधानमंत्री या फिर पहले के जितने भी प्रधानमंत्री थे उनके जो निकटतम परिवार के सदस्य से उनको जो है ये सुरक्षा प्रदान करता था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक कौन बने दोस्तों, आलोक शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों की किस शहर में 23 नवंबर को ब्रज रज उत्सव आयोजित किया जाएगा। तो ब्रज रज उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाएगा, इतना आपको तो इतना पता ही चल जाएगा दोस्तों, ये मथुरा। ठीक है, ब्रज महोत्सव मथुरा में जो है आयोजित किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में। ठीक है, 23 नवंबर को आयोजित किया जाएगा ब्रज रज उत्सव। ठीक है, और ये इसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे। और चूंकि मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मीरा जी की जयंती पे, ठीक है ध्यान रखिएगा, मीरा जी की जयंती पर जो हेमा मालिनी जी की प्रस्तुति होगी, इस पे बतौर ये जो है मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर का भी पूजा अर्चना करेंगे। अगर हम मीराबाई जी की बात करें दोस्तों, तो मीराबाई के जन्म संदर्भ में ये माना जाता है कि उनका जन्म देखिए कब हुआ था, लगभग 1448 में हुआ था। और ये किनकी पुत्री थी, जोधपुर के देखिए यहाँ पे राठौर रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी मीराबाई। और इनका मन देखिए दोस्तों बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रहा जो है करता था, और इनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर, यानी कि मीराबाई जी की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका जो विवाह कर दिया गया था वो मेवाड़ के राजकुमार थे भोजराज, उनके साथ कर दिया गया था। ठीक है, और हर साल देखा जाए अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा के अवसर पर मीराबाई जयंती जो है मनाई जाती है। और इस वर्ष की बात करें 28 अक्टूबर 2023 को मीरा जयंती जो है मीराबाई जयंती मनाई गई थी। ठीक है,
तो ये चूंकि उत्तर प्रदेश स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। ब्रज रजोत्सव जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे। ये मथुरा में 23 नवंबर को जो है मनाया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना शुरू करने की घोषणा किया है। तो मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? राज्य के वंचित लोगों के घर में। तो ये जो है करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे पंजाब सरकार ने देखिए राज्य के जितने भी वंचित लोग हैं उनको गेहूं और आटे की मुफ्त होम डिलीवरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के द्वारा प्रस्तुत एक प्रोजेक्ट है, उसकी रूपरेखा को ठीक है किसके द्वारा मंजूरी दी गई? पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके द्वारा मंजूरी दिया गया। और जो इसकी शुरुआत की जाएगी दोस्तों वो 27 नवंबर को किया जाएगा, क्योंकि 27 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का अवसर होगा। और इसी अवसर पे इस जो गेहूं और आटे की मुफ्त होम डिलीवरी सेवा जो है शुरू की जाएगी पंजाब सरकार के द्वारा। पंजाब आटा दाल योजना की तहत जो है होम डिलीवरी भी करेगा, अगले जनवरी से करेगा। यह अभियान आधिकारिक तौर पे दोस्तों नवंबर में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इसी नवंबर को। आटा दाल योजना के तहत सरकार देखिए हर साल 72,500 मैट्रिक टन जो है राशन वितरित करेगा। खाद्य और सिविल सप्लाई विभाग की इस योजना के लिए क्या है दोस्तों? नोडल एजेंसी होगी। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। मुफ्त आटा होम डिलीवरी योजना जो शुरू किया गया है वो किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं आज के लास्ट एमसीक्यू की, कि यहाँ पे कोंडे नास्ट ट्रेवल की सूची में कौन सा भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में अर्जित किया है? तो प्रतिष्ठित स्थान जो है अर्जित किया है, ठीक है। यहाँ पे किस शहर ने? ऑप्शंस आपके सामने है, कोची, कोलकाता, गंगटोक या फिर दिसपुर। करेक्ट आंसर दोस्तों केरल का कोची शहर, ठीक है। केरल का जो कोची शहर है उसने। तो यहाँ पे दोस्तों भारतीय राज्य जो है केरल, उसका एक जीवंत शहर कोची, इसने 2024 में एशिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की कोंडे नास्ट ट्रेवल सूची में एक प्रतिष्ठित स्थान जो है हासिल किया है। यह मान्यता शहर के अद्वितीय आकर्षण और टिकाऊ प्रथाओं द्वारा संचालित पर्यटन में पुनरुत्थान को उजागर करती है। कोंडे नास्ट ट्रेवल की प्रतिष्ठित सूची में कोची का शामिल होना एक पर्यटन स्थल के रूप में शहर को आकर्षण का प्रमाण है, ठीक है। तो कोची ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोंडे नास्ट ट्रेवल की सूची में शीर्ष स्थान जो प्रतिष्ठित स्थान जो है हासिल किया है, ठीक है, 2024 में एशिया के घूमने के सबसे अच्छी जगहों में। तो ये तो दोस्तों आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, किसे किया गया? संध्या देवनाथन को किया गया। जयपुर के वैक्स म्यूजियम में भारतीय क्रिकेटर का वैक्स स्टेचू लगेगा, किस भारतीय क्रिकेटर का? तो विराट कोहली का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बना है कौन दोस्तों? भारत बना। अब आप मुझे बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, स्टील उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा आप मुझे बताएंगे। भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है, किस एथलीट को दोस्तों? नीरज चोपड़ा को। राज्य के 15 से अधिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है, किस राज्य के? तो उत्तराखंड के, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।